एंड्योरेंस जहाज कुछ तूफानी समुद्रों को पार करके दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस जहाज में 28 लोगों का क्रू मौजूद है और कमांड संभाले हैं एक एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शैकल्टन, जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया है, पूरे एंटार्क्टिका के कॉन्टिनेंट को पैदल पार करना। सही सुना आपने दोस्तों, एक ऐसे जमाने में जहां कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई जीपीएस नहीं, कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं, ये इस बर्फीले कॉन्टिनेंट को -50 डिग्री सेल्सियस की ठंड में बर्फीले तूफानों के बीच ऊपर से लेकर नीचे तक ये पूरा पैदल पार करना चाहते हैं। इनका प्लान है अपने जहाज के जरिए एंटार्क्टिका की तट पर पहुंचने का वेडल सी से होते हुए। नक्शे पर देखिए, एग्जैक्टली यहां पर ये जमीन पर उतरेंगे और वहां से फिर पैदल ट्रैक करते हुए ये साउथ पोल जाएंगे और फिर उसे क्रॉस करके चलते चलते रॉस सी तक पैदल पहुंचेंगे। टोटल में लगभग 2900 किलोमीटर का ट्रैक, और अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चला तो ये करने में करीब 120 दिन का समय लगेगा। लेकिन ये प्लान कितनी बुरी तरीके से फेल होता है और आगे इन्हें क्या झेलना पड़ता है, ना तो ये इमेजिन कर सकते थे उस वक्त और ना ही आप इसकी कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। 5 नवंबर 1914 ये एंड्योरेंस जहाज साउथ जॉर्जिया आइलैंड के एक व्हेलिंग स्टेशन पर पहुंचता है। इनके रास्ते में इंसानी दुनिया की ये आखिरी बस्ती थी। नक्शे पर अगर आप इसे देखोगे तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड साउथ अमेरिका की टिप के पास मौजूद है। इनके नीचे आता है एंटार्क्टिका का बाहर निकला हुआ हिस्सा, जिसे एंटार्क्टिका पेनिनसुला कहा जाता है, और साथ ही में मौजूद है वेडल सी, एक ऐसा समुद्र जो तीनों तरफ से एंटार्क्टिका की जमीन से घिरा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ जमी हुई बर्फ आसानी से बाहर नहीं निकल पाती और बर्फ की एक डेंस परमानेंट लेयर बन जाती है। इस दिन मौसम बड़ा खराब था और वेडल सी में कंडीशंस भी उतनी ही खराब थी। वहां मौजूद लोग शैकल्टन से कहते हैं कि इस मिशन को टाल दो, डिले कर दो, नहीं तो इन कंडीशंस में वहां जाना बहुत ज्यादा रिस्की होगा। लेकिन शैकल्टन अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे चलते रहेंगे। 5 दिसंबर 1914 एंड्योरेंस का जहाज आगे बढ़ता रहा, लेकिन जल्द ही वही हुआ जिसका डर था। वेडल सी में बर्फ उम्मीद से कई गुना ज्यादा भारी और डेंस निकली, लेकिन फिर भी शैकल्टन आगे बढ़ते रहे। 18 जनवरी 1915 कुछ समय तक बर्फ के किनारे किनारे चलने के बाद ये जहाज पूरी तरीके से बर्फ में फंस गया। कुछ दिन बाद कुछ क्रू मेंबर्स ने जहाज से 50 गज दूर बर्फ में 15 फीट की एक दरार देखी। ये छोटी सी दरार यहां से निकलने की उनकी आखिरी उम्मीद थी। तो 3 घंटे तक शिप को पूरी ताकत के साथ इंजन की फुल स्पीड पर चलाकर बर्फ से निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये शिप 1 इंच भी नहीं हिलती। क्रू मेंबर्स जहाज से बाहर निकलकर आरी, कुल्हाड़ी और छेनी से बर्फ काटने की कोशिश करते हैं, मगर नाकाम रहते हैं। धीरे धीरे ये जहाज जिस बर्फ की चट्टान में फंसा था वो बहते बहते जमीन से और दूर जाने लगी। एंटार्क्टिका की जमीन पर वो पॉइंट जहां क्रू को लैंड करना था उसका नाम था वासेल बे। लेकिन ये बर्फ में फंसा जहाज धीरे धीरे अब और दूर जा रहा था, इससे 60 मील दूर पहुंच गया। दिक्कत यह थी कि इस बर्फ के टुकड़े के बीच और वासेल बे के बीच में फिर भी कुछ पानी मौजूद था, तो क्रू अपने जहाज से उतरकर पैदल चलकर वहां तक नहीं जा सकता था। लेकिन दूसरी तरफ बर्फ में फंसे होने के कारण जहाज भी हिल नहीं पा रहा था। जहाज को निकालने की इस कोशिश में देखते देखते हफ्ते महीने बीतते जाते हैं। एंटार्क्टिका में सर्दियों का मौसम आने वाला था और यहाँ पर सर्दियों का मतलब था 24 आवर्स ऑफ डार्कनेस। हफ्तों महीनों तक 1 मिनट भी सूरज की रोशनी नहीं दिखेगी। शैकल्टन सबको जहाज में ही सर्दियां काटने का आदेश देते हैं, लेकिन सर्दियों का मतलब ठंड का बढ़ना, बर्फबारी और बर्फीले तूफान भी था। धीरे धीरे बर्फ का प्रेशर बढ़ने लगता है जहाज पर। इस जहाज पर एक फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली भी मौजूद थे, जिनके पास एक कैमरा था। तो उस वक्त ये कुछ फोटोज लेते हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें आप साफ देख सकते हो कि कैसे पास मौजूद बर्फ जहाज को दबोचने लग रही है। 30 सितंबर 1915 जहाज के किनारों पर साफ दरारें दिखने लग गई थी, लेकिन क्रू को अभी भी उम्मीद थी। 24 अक्टूबर 1915 शाम को 6:45 अचानक से तेज प्रेशर की वजह से बर्फ फट जाती है और इसका एक टुकड़ा जहाज पर टूट पड़ता है। बर्फ की एक भारी चट्टान एंड्योरेंस का स्टर्न पोस्ट तोड़ देती है, जिससे पानी जहाज के अंदर घुसने लगता है। सभी क्रू मेंबर्स तुरंत काम पर लग जाते हैं, पानी को पंप से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लगातार 3 दिन तक ये पानी बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन पानी को जितना खाली किया जा रहा था उससे ज्यादा तेजी से ये अंदर आ रहा था।
तापमान -8.5 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर भी क्रू के चेहरे पर ना कोई डर था ना कोई घबराहट। कुछ लोग बाहर निकल के बर्फ की उन चट्टानों को काटने लगे जो जहाज पर प्रेशर डाल रही थी, लेकिन यह भी ज्यादा काम नहीं आया। जहाज में पानी अभी भी भरे जा रहा था, तेजी से भरे जा रहा था, और जहाज पर बर्फ का प्रेशर कम नहीं हो रहा था। आखिरकार शैकल्टन हार मानकर क्रू को आदेश देते हैं कि जहाज को खाली कर दो, नीचे उतर जाओ। इस वक्त एक क्रू मेंबर टॉम मैकलॉयड इस पूरी सिचुएशन को देखकर कहते हैं, मुझे नहीं लगता अब हम अपने घर कभी वापस लौट पाएंगे। इस जहाज को फंसे हुए 9 महीने से ज्यादा हो चुके थे। 27 अक्टूबर 1915 एक धमाके जैसी तेज आवाज सुनाई देती है। शैकल्टन पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एक बहुत ही शॉकिंग चीज दिखाई देती है। जहाज का पिछला हिस्सा अचानक से 20 फुट ऊपर उठ गया है। रडर और स्टर्न पोस्ट उखड़ जाता है, जहाज की लकड़ियां टूटने लगती हैं और जहाज के अगले हिस्से में बड़ी तेजी से पानी भर जाता है। थैंकफुली सारे क्रू मेंबर्स इस वक्त तक जहाज से बाहर निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद ये पानी बर्फ में बदल जाता है और इसके वजन से पूरा जहाज का आगे का हिस्सा धीरे धीरे नीचे धंसने लगता है। इस जहाज के डूबने के साथ साथ एंटार्क्टिका को पैदल पार करने का सपना भी शैकल्टन का टूट चुका था। लेकिन अब सवाल और भी ज्यादा गंभीर था, क्या जिंदा वापस लौटा भी जा सकता है? क्रू के पास कोई रेडियो नहीं था, कोई टेलीफोन नहीं, कोई जरिया नहीं बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने का। ये एंटार्क्टिका के समुद्र में मौजूद एक बर्फ के टुकड़े पर फंसे हुए थे, एक ऐसा बर्फ का टुकड़ा जो खुद पानी में बहे जा रहा था। इस टुकड़े पर बर्फ की एक बड़ी सी चट्टान मौजूद थी जिस पर क्रू अपना कैंप लगाता है। सबसे पहले अकाउंट देखा जाता है, आखिर क्या क्या चीजें इनके पास यहाँ बची हैं, कितना खाना पानी इनके पास मौजूद है। इसका जवाब निकलता है इनके पास 3 छोटी बोट्स थी, एक स्लेज जिसके जरिए बर्फ में चला जा सकता था, कुछ जरूरी पर्सनल आइटम्स लोगों के, और लगभग 1 महीने का राशन, सिर्फ 1 महीने का खाना। रात में सोने के लिए जगह भी कम पड़ गई, इसलिए कई लोगों को बर्फ पर ही सोना पड़ा। ज्यादातर लोग एक दूसरे के साथ चिपक कर सोए ताकि ठंड में फ्रीज ना हो जाए। कोई और पास से गुजरने वाला जहाज इन्हें यहाँ ढूंढ ले, इसका चांस लगभग इम्पॉसिबल था क्योंकि ये एंटार्क्टिका के ओशन में थे। यहाँ कोई और जहाज नहीं आता है। इंसानों को देखे हुए इन्हें 1 साल से ऊपर हो चुका था। बाहरी दुनिया को तो पता तक नहीं था कि ये जिंदा भी है या नहीं, ना कोई मैसेज भेज सकते थे, ना कोई मदद आने की उम्मीद थी। शैकल्टन के पास सिर्फ एक चीज थी, खुद की स्किल्स और खुद के एक्सपीरियंस पर भरोसा। लेकिन ये भरोसा उन्हें और उनके क्रू को और कितने दिन तक जिंदा रख सकता है? जब खाने की कमी पड़ेगी तो यहाँ क्या किया जाएगा? बर्फ पर कैंप लगाना भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं था क्योंकि बर्फ कभी भी टूट सकती थी। इन्हें जरूरत थी जमीन की। शैकल्टन अपनी कैलकुलेशंस करते हैं और अंदाजा लगाते हैं सबसे करीबी जमीन जो इनके पास है वो है पॉलेट आइलैंड। बर्फीले समुद्र के पार करीब 550 किलोमीटर दूर एंटार्क्टिका की टिप पर मौजूद एक आइलैंड। आयरनी की बात यह थी कि साल 1903 में एक स्वीडिश जहाज के फंसने के बाद इसी पॉलेट आइलैंड पर रेस्क्यू गियर छोड़ा गया था ताकि भविष्य में अगर कोई फंसे एंटार्क्टिका में तो इस आइलैंड का इस्तेमाल कर सके रेस्क्यू के लिए। और यह सामान खुद शैकल्टन ने ही खरीदा था। अब 12 साल बाद शैकल्टन खुद ही इसके भरोसे थे। ये क्रू के साथ मिलकर फैसला करते हैं कि पॉलेट आइलैंड की तरफ बढ़ने की कोशिश की जाए। सारा सामान स्लेजेस पर बर्फ में खींच कर ले जाया जाएगा और इसलिए शैकल्टन ने आदेश दिया हर आदमी सिर्फ 2 पाउंड तक का जरूरी सामान ही ले सकता है। कई लोगों ने जहाज से उतरते समय अपने कुछ पर्सनल आइटम्स भी साथ में ले लिए थे, लेकिन शैकल्टन ने कहा कोई भी तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। शैकल्टन अपने खुद के कुछ गोल्ड कॉइन्स और अपनी बाइबल को वहां बर्फ में ही छोड़ देते हैं। जहाज के फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली के पास करीब 400 फोटोज थी। फोटोज के नेगेटिव्स थे, लेकिन 2 पाउंड की लिमिट के कारण वो इनमें से केवल 150 नेगेटिव्स ही अपने साथ लेकर आ सके। यही 150 फोटोज बाद में जाकर दुनिया के सामने इस ऐतिहासिक घटना का सबूत बनने वाली थी। कुछ हफ्ते बाद ही खाने की कमी की वजह से क्रू के साथ आए कुत्तों के पपीज को मारना पड़ता है और कोई खाने का ऑप्शन नहीं था। कुछ दिन की तैयारी के बाद सारा सामान बोट्स और स्लेजेस पर लोड कर दिया जाता है। हर बोट का वजन लगभग 1 टन था और इन्हें खींचना आसान नहीं था। किस्मत भी इन लोगों का साथ नहीं दे रही थी क्योंकि इस वक्त तक गर्मियों का मौसम वापस आ गया था एंटार्क्टिका में और तापमान बढ़ने लगे थे, जिसकी वजह से बर्फ का ऊपर का सरफेस सॉफ्ट हो गया और सामान खींचना और मुश्किल हो गया। 3 घंटे की मेहनत के बाद जब क्रू ने वापस मुड़कर देखा तो उन्हें देखा कि वो सिर्फ 1 मील का डिस्टेंस चल पाए हैं। आगे का रास्ता और खराब होता जाता है। शैकल्टन फैसला करते हैं कि यहीं कैंप कर लिया जाए जब तक ये बर्फ का टुकड़ा बहकर थोड़ा और जमीन के पास नहीं आ जाता।
सकता। बर्फ के जिस टुकड़े पर यह कैंप लगाया जाता है, ये लोग उसे नाम दे देते हैं ओशन कैंप। शैकल्टन अपने क्रू में मौजूद हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम देते हैं ताकि वो बोर ना हो और वो डिप्रेस्ड ना फील करने लगे। 21 नवंबर 1915 एंड्योरेंस जहाज के पिछले हिस्से पर और प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से इस बार अब वो अचानक से पानी में उछलने लगता है। कुछ देर तक हवा में रहता है और फिर धीरे धीरे पूरा जहाज बर्फ के नीचे डूब जाता है। सभी क्रू मेंबर्स कुछ किलोमीटर ही दूर पहुंच पाए थे। इन्हें यह पूरी घटना अपनी आंखों के सामने होती हुई दिखती है। हालांकि जहाज इन्होंने पहले ही खाली कर दिया था, लेकिन जहाज का इस तरीके से इनके सामने डूबना इन पर एक गहरा इमोशनल शॉक डालता है, मानो दुनिया से इनका आखिरी लिंक टूट गया हो। अब सिर्फ ये बर्फ की चट्टान थी और इस पर बनाया इनका ये ओशन कैंप। अगले कुछ दिनों तक चीजें ठीक ठाक चली, लेकिन कुछ हफ्तों बाद अचानक से बर्फ का टुकड़ा ईस्ट की दिशा में बहने लगा, जमीन से और दूर बहने लगा। इसलिए 23 दिसंबर 1915 को शैकल्टन फैसला करते हैं ओशन कैंप को छोड़ दिया जाए और एक बार फिर से पैदल आगे चलने का फैसला किया जाए। लेकिन सिर्फ कुछ ही किलोमीटर आगे चलने के बाद अचानक से पतली बर्फ और पानी सामने आ जाता है। अब ये लोग ना आगे बढ़ सकते थे ना पीछे लौट सकते थे। एक बार फिर से ये बर्फ की इस नई चट्टान पर कैंप लगा लेते हैं। खाने की कमी से बचने के लिए शैकल्टन ने कुछ बड़े स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स लगाए। क्रू को हर दिन का एक बिस्किट दिया जाता, कुछ डाइल्यूटेड दूध, कुछ कोकोआ और एक छोटा सा अमाउंट हाई फैट मीट पेस्ट का, जो उनके पास कैंस में मौजूद थी। इसके अलावा क्रू मेंबर्स वहां मौजूद सील्स और पेंगुइन्स अगर दिख जाते तो उनकी हंटिंग करने लगे खाने के लिए। असलियत में खाने की कमी अभी भी थी, लेकिन शैकल्टन फूड क्वांटिटीज को लेकर अपने क्रू मेंबर्स से अक्सर झूठ बोलते ताकि उनका मोटिवेशन बढ़ा सके। Don't worry, lads. There's enough food to keep us alive. वो जानते थे कि अगर इस सिचुएशन से जिंदा बचकर निकलना है तो बहुत लंबा समय लग सकता है। ऐसे में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो वो है मेंटल स्ट्रेंथ। अपनी जिंदगी में भी ऐसा ही है दोस्तों, ज्यादातर चैलेंजेस को पार करने के लिए मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इंडिया में इस चीज का जीता जागता उदाहरण है डिनास बरवटवाला। साल 2005 में डिनास के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उनके घर पर आग लग गई और उस आग में उनके चेहरे और बॉडी पर 53% बर्न्स आए। डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि अब नॉर्मल लाइफ जीना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन डिनास ने उस ट्रेजेडी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनाया। हॉस्पिटल बेड से उठकर सिर्फ अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के दम पर कुछ ही सालों में उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 26 घंटे तक नॉन स्टॉप एरोबिक्स करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। आज डिनास सिर्फ एक फिटनेस ट्रेनर ही नहीं है, वो मेंटल और फिजिकल फिटनेस की देश में वन ऑफ द टॉप कोचेज हैं। उन्होंने ओलंपिक मेडलिस्ट से लेकर बॉलीवुड स्टार्स और देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को ट्रेन किया है। यहाँ कई फेमस नाम शामिल हैं, जैसे कि साइना नेहवाल, पुलेला गोपीचंद, एक्टर चिरंजीवी और चंद्रबाबू नायडू।